अवंतिका ने कॉमिक्स उठाई और उसे अपने हाथ में लेकर जाते हुए कहने लगी, अब यही बेहतर होगा कि हम चले जाएं। अवंतिका जा रही थी। मैं उन्हें रोकता कि उससे पहले ही दिव्या कहने लगी, मैं आपका इंतजार कर रही थी पर आप नहीं आए स्टेशन। कितना कॉल करने की कोशिश की आपको, पर आपसे कभी बात ही नहीं हो पाई। अच्छा हुआ कि यहाँ पापा ने मेरे पापा से बात की तो आपका जन्मदिन और भैया की शादी की वजह से पापा मुझे भेजने को तैयार हो गए। दिव्या ने मुझे जन्मदिन की बधाई देते हुए बुके पकड़ाया। मुझे तब याद आया कि आज तो 10 फरवरी है, मेरा जन्मदिन। रोहित और रवि ने अपना सिर पकड़ लिया और मुझे गले से लगाते हुए बोले, भूल गए थे यार, माफ कर दे। मैंने उनसे कहा, सालों मुझे खुद याद नहीं था। दिव्या कहने लगी, देखा आपने, मैंने सबसे पहले आपको बधाई दी। मैंने घर पर सबको मना कर दिया था आपको आज का दिन याद दिलाने के लिए। रवि ने दिव्या को पहली बार देखा था। मैंने दिव्या से कहा, ये रवि है, मेरा दोस्त। दिव्या ने उसकी ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। मैं अपनी छत पर चला गया। दरअसल मैं सामने वाली छत पर अवंतिका को देखना चाहता था, पर वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने दिव्या से कहा, चलो नीचे चलते हैं। दिव्या कहने लगी, पर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, जो भी कहना हो नीचे, सबके सामने। मेरे कमरे में किसी का भी ज्यादा देर रुकना मुझे पसंद नहीं। हम सब जैसे ही नीचे आए, सबने मुझे घेर लिया बधाई देने के लिए। मैं सबके पैर छू रहा था। कोने में खड़ी अवंतिका को देख रहा था। वो चुपचाप ऊपर चली गई। सब जब दिव्या से बात करने में व्यस्त थे तो मैं लाइब्रेरी की ओर चल दिया, ये कहकर कि शाम की क्लास के लिए नोट्स बनाने हैं। मैं जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि अवंतिका 2 पर्चियां हाथ में लेकर बोर्ड पर लगा रही थी। मुझे देखकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बोली, अपने जन्मदिन का पहले बता सकते थे। मैंने उनसे कहा, मुझे खुद याद नहीं था। अवंतिका जाते हुए कहने लगी, दिव्या जी बहुत अच्छी हैं, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने उन्हें रोकना चाहा, पर वे चली गईं। रोहित और रवि तभी लाइब्रेरी में आ गए। रोहित ने मेरी ओर देखा। मैं दीवार पर लगी पर्ची की ओर बढ़ गया। मैंने पहली पर्ची खोली तो उसमें लिखा था, काश हम ब्राह्मण होते। दूसरी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था, काश हम खूबसूरत भी होते। रोहित और रवि ने मुझसे कहा, नीचे सब पार्टी की योजना बना रहे हैं। मैंने उन दोनों से कहा, मेरा मन नहीं है किसी पार्टी का, जाकर कह दो सबसे। मैं कोचिंग चला गया। शाम को जब वापस आया तो बहुत से लोगों को बुलाया गया था। सब केक काटने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं छोटा बच्चा नहीं हूं जो सब केक कटवा रहे थे। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो अवंतिका कहीं नहीं थी। रोहित ने भावना से कहा, अवंतिका को भी बुला लाओ। भावना ने कहा, वो तो घर पर नहीं है, कह रही थी कहीं जरूरी काम से जा रही है, शाम तक आ जाएगी और अभी तक नहीं आई। सबके कहने पर मैंने किसी तरह केक काटा। उसके बाद पूजा दीदी को मैसेज कर दिया, झील के किनारे से अवंतिका को लेकर आने के लिए। 1 घंटे बाद अवंतिका पूजा दीदी के साथ आ गई। दीदी ने मुझे आकर बधाई दी। तभी भावना कहने लगी, दिव्या भाभी, अब आप भी अपना गिफ्ट भैया को पहना ही दो। दिव्या ने घड़ी निकालकर मेरे हाथों में बांध दी, ये कहते हुए, उम्मीद है अब आप वक्त की कदर करना सीख जाएंगे। मैंने अवंतिका की ओर देखा तो उनके हाथ में कुछ था, जिसे सबसे छुपाकर वो अपने साथ ऊपर ले गईं। सब खाना खा रहे थे तो फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने कहा, अवंतिका खाने पर नहीं आई। पाखी कहने लगी, हम बुला लाएं उन्हें। पाखी ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद अवंतिका नीचे आई। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, चुपचाप खाना खाया। जब ऊपर जाने लगी तो भावना उससे कहने लगी, कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो। उन्होंने कहा,
हमारा सिर बहुत दर्द कर रहा है। भावना ने उन्हें धमकाते हुए बैठने को कहा तो बैठ गईं। भावना ने उनसे कहा, ये लो लिस्ट है, तुम्हें सर ने मंच संचालन का जिम्मा सौंपा है राघव के साथ, तो कृपा कर राजकुमारी जी समय से पहले अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाइएगा परसों। आपको गोल्ड मेडल भी मिलना है, तो परसों के लिए अब कोई नाटक नहीं करना। अवंतिका कहने लगी, हमारा मन नहीं है भावना, तुम ले लेना हमारे बदले मेडल, हम नहीं आएंगे। सबने उसे हैरानी से देखा तो भावना कहने लगी, लोग मरते हैं अवंतिका गोल्ड मेडल पाने के लिए, तुम्हें मिल रहा है तो तुम भाव खा रही हो। और आंटी को बुलाया तुमने, सर ने कहा था ना तुमसे। अवंतिका कहने लगी, वे नाना जी के पास हैं, हमसे जरूरी उनके लिए उनके पिताजी हैं। हमने जब उनसे आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इतना कहकर अपनी भरी आंखें लेकर जब जाने लगी तो कमिश्नर साहब ने उनके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हम सब भी तुम्हारा परिवार हैं अवंतिका, हम आएंगे तुम्हें गोल्ड मेडल लेता देखने। अवंतिका अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। मम्मी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, इसीलिए सुबह से परेशान हो ना तुम। अवंतिका ने कुछ नहीं कहा। पाखी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके आंसू पोंछते हुए कहने लगी, छी गंदी हो तुम, रोती हो, अगर ऐसे ही रोगी तो हम तुम्हें कहानी नहीं सुनाएंगे। अवंतिका के साथ साथ सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। अवंतिका ने थोड़ी देर बाद भावना से कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या पहने, हमारी मदद कर दो। वे दोनों चली गईं। घर जाते समय पूजा दीदी ने मुझसे क्लिनिक में आने को कहा और साथ ही अवंतिका को भी लाने का इशारा किया। अगले दिन जब मैं दीदी के क्लिनिक पहुंचा, रोहित और रवि पहले से वहां थे। दीदी कहने लगी, ये क्या कर रहे हो पीयूष, तुमने एक बार भी सोचा कि अवंतिका पर क्या बीती होगी? कल जब मैं झील पर पहुंची तो बेंच पर बैठी रो रही थी। सब यही समझ रहे थे कि अपनी माँ के न आने की वजह से रो रही थी, पर सच तुम जानते हो कि क्या है? तुम जब जानते थे कि दिव्या से तुम्हारी शादी तय है तो क्यों तुम अवंतिका की ओर बढ़े? उस लड़की का दिल टूट गया पीयूष। मैंने उनसे कहा, मैं उन्हें बहुत चाहता हूं दीदी। दीदी मुझसे कहने लगी, होश में आओ तुम, तुम्हारे परिवार वाले कभी उसके साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दीदी ने पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, हम हैं, अवंतिका। दीदी ने अंदर आने को कहा तो आकर चुपचाप बैठ गईं। दीदी ने उनसे कुछ कहना चाहा तो अवंतिका कुर्सी से उठते हुए बोली, हम यहाँ पढ़ने आए हैं दीदी, हमें एक बहुत काबिल वकील बनना है और उसके आगे कोई सपने नहीं हैं हमारे। हम नहीं चाहते कि कल को कोई भावना को दोष दे कि उसने हमें घर में रहने की जगह दी, अंकल आंटी ने इतना प्यार दिया और हमने बदले में क्या किया। हम ये सब नहीं सुन पाएंगे, इसलिए जो कुछ कभी ना कहा और ना सुना गया हो उसे वैसे ही खत्म कर देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। हम चलते हैं, क्लास है हमारी। कहकर जैसे ही वो जाने लगी, मैंने उन्हें रोकने के लिए अवंतिका कहकर आवाज दी। बगैर मेरी ओर देखे अवंतिका ने कहा, आप हमारे लिए भावना के भैया हैं और हम भी अगर आपके लिए आपकी कोचिंग में पढ़ाने वाले एक शिक्षक की तरह ही रहें तो यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। इतना कह वो वहां से चली गई। मैं वहीं अपनी आंखें बंद किए बैठा रह गया। दीदी ने थोड़ी देर बाद जब मुझे आवाज दी तो मैं चुपचाप वहां से उठकर चल दिया। रोहित और रवि मेरे साथ थे। मैं झील के किनारे लगी बेंच पर बैठ गया। रवि और रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ना तो मैं गलत था और ना ही अवंतिका। घर पर सब जब रात का खाना खा रहे थे तो खाना खाते समय फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने अवंतिका से पूछा, यहाँ नॉनवेज खाना कहाँ अच्छा मिलता है? सबने जब उन्हें घूर कर देखा तो अवंतिका कहने लगी,
हमें नहीं पता। फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने कहा, अरे आपको तो पता होगा, हम लोग मेस में सब खाते हैं, आप भी खाती होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर कहीं अच्छा मिलता होगा तो आप और मैं कल चल सकते हैं खाने के लिए। इतना सुनते ही रोहित ने मुझे और मैंने घूर कर फ्लाइंग ऑफिसर साहब को देखा। मैं मन ही मन सोच रहा था, अच्छा बेटा, ये तो मेरी अवंतिका को अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहते हैं। इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। जब से आए हैं तब से हर बात में बस अवंतिका अवंतिका करते रहते हैं। इन्हें तो देखना ही पड़ेगा। अवंतिका उनसे बोली, हम नहीं खाते इसलिए हमें नहीं पता। फ्लाइंग ऑफिसर साहब तो जिद पकड़े बैठे थे। कहने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ना खाती हो, राजपूत हैं आप। अवंतिका खाते हुए बोली, जन्म जरूर हमारा राजपूत कुल में हुआ है, परंतु कर्म से हम ब्राह्मण ही हैं। मैं और रोहित मुस्कुरा दिए उनकी बात सुनकर। खाना खाने के बाद सब कल सुबह भैया की सगाई की तैयारी कर रहे थे। मैं ऊपर लाइब्रेरी में आ गया। जैसे ही मैं अपने स्टडी टेबल के पास पहुंचा, एक गिफ्ट रैप रखा हुआ था। मैंने खोलकर देखा तो एक डायरी और पेन थी। मैं समझ गया कि अवंतिका लेकर आई थी। मैं उनके कमरे की ओर बढ़ा तो बाहर से बंद था। मैंने भावना से कॉफी बनाने को कहा और उसके कमरे के बिस्तर पर ही लेट गया। थोड़ी देर बाद उनके बाथरूम का दरवाजा खुला। अवंतिका आईने के सामने खड़ी कहने लगी, अब ये कैसा लग रहा है भावना मैडम? वो जैसे ही पलटी, उनके सामने मैं था। मुझे देखकर वो और उन्हें देखकर मैं सकपका गया। मैंने घबराहट में उनसे कहा, आप यहाँ? अवंतिका अपनी नजरें झुकाए कहने लगी, कल दोपहर में सगाई और शाम को कॉलेज के फंक्शन के लिए कपड़ों का चयन कर रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा और कहने लगा, अच्छा लग रहा है ये सूट आप पर, और बाल खुले रखिएगा, खूबसूरत लगती हैं आप। कहकर जैसे ही मैं निकलने लगा, भावना कॉफी लेकर आ गई और अवंतिका से कहने लगी, ये अच्छा लग रहा है तुम पर, है ना भैया? कहते हुए मेरी ओर देखने लगी। मैं वहां से चुपचाप निकल आया। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।